रिवीजन कैसे करना है, टेक्निकली व्हाट शुड बी द प्रोसेस, कि रिवीजन करते कैसे हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवीजन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। क्लास नोट्स पढ़ता हूँ सर, उसके बाद जो PYQs दिए होते हैं और टॉपिक वाइज के उसके टॉपिक वाइज क्लास PYQs। नोट्स, दिस इज नॉट रिवीजन। रिवीजन के लिए वन शॉट वगैरह देख सकते हैं। मतलब कौन कौन से क्वेश्चन करने चाहिए और कौन से स्किप कर देंगे। why we are here discussing how to revise effectively is because पिछली क्लास में एक डेढ़ बच्चों ने मुझे ट्रिगर कर दिया था और मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, क्योंकि तुम्हें उससे प्रीवियस क्लास का कुछ याद नहीं था, है ना। तुम तो नहीं भूलते, लेकिन मैं तो नहीं भूला ये वाली बात। तो तुम तो रोज़ भूल जाते हो, बट आई डू नॉट फॉरगेट, आई डोंट हैव दैट ऑप्शन। तो आज हम एज दिस जस्ट मैंशनड रिलेटिव मोशन नहीं पढ़ रहे, आज हम पढ़ रहे हैं क्या, हाउ टू रिवाइज इफेक्टिवली। वैसे तुम तो रिवाइज करते ही नहीं हो, शायद करते हो। मुझे थोड़ा आप लोगों के ऊपर शक हो रहा है कि आप लोग रेगुलर रिवीजन करते हो। तो थोड़ा आज बात करेंगे कि रिवीजन कैसे करना है, क्या शेड्यूल होना चाहिए रिवीजन का, और टेक्निकली व्हाट शुड बी द प्रोसेस, कि रिवीजन करते कैसे हैं, है ना। मोस्ट ऑफ यू जनरली रिवाइज कंप्लीटली रॉन्गली, क्योंकि मुझे क्लास में दिखाई दे रहा है आप लोगों को याद ही नहीं होता है प्रीवियस क्लास का। प्रीवियस टू प्रीवियस तो बहुत बड़ी बात है, प्रीवियस क्लास का भी याद नहीं होता है, ऐसा हो रहा है ना। तो इसलिए आज हमने ये सेशन रखा है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि रिवीजन का शेड्यूल क्या होना चाहिए, और दूसरे कैसे रिवीजन की जाती है। ठीक है, पहले शेड्यूल की बात करते हैं। तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस के रिवीजन का शेड्यूल क्या होता है। तो रिवीजन का शेड्यूल क्या होना चाहिए उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तो खैर इसके ऊपर थोड़ी बहुत बातचीत हमारी होती रही है कि पहली रिवीजन कब की जाती है। आप क्लास में अपने क्लास नोट्स बनाते हैं, ये क्लास नोट्स कैसे होते हैं, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट होते हैं, और जिस दिन ये क्लास होती है उसी दिन घर जाके पहली रिवीजन सोने से पहले उसी दिन होनी चाहिए। टिपिकली किसी भी दिन आपकी जो यहाँ विद्यापीठ में क्लास होती है वो 3 क्लासेस होती हैं, 1.25 घंटे की 3 क्लास होती हैं। इनके क्लास नोट्स आप यहीं से बना के जाते हो, तो घर में जाके इसका रिवीजन होना सेम डे बिफोर गोइंग टू बेड, सोने से पहले ये पहला रिवीजन होना एसेंशियल है। You know, there is something called the 147 rule of revision. ये क्या है भैया? What is this 147 rule? 147 rule जो है, इसमें 1 is day 1। पहली रिवीजन कब कर रहे हो? day 1 पे कर रहे हो। फर्स्ट रिवीजन हैपन्स ऑन डे 1। डे 1 क्या है? जब टॉपिक पढ़ाया गया है। तो जो आज आप नोट्स बनाते हैं उनको रिवाइज किए बिना आप सो नहीं सकते हैं, उनको रिवाइज करके ही सोना है, ठीक है। अब ये जो डे जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वही नहीं सुन रहा, तो डे 1 पे पहली रिवीजन करनी होती है। पहली रिवीजन कब करनी होती है? डे 1 पे।
जो टॉपिक आज पढ़ा उसके क्लास नोट्स बने, रिवाइज करना है और फिर सोना है। एंड आइडियल टाइम इसका क्या होता है? सोने से जस्ट पहले। तो अगर 1.5 घंटे की 3 क्लास हुई हों, उनका रिवीजन करने में कितना टाइम लगेगा? उसी दिन कर रहे हो तो अभी तो दिमाग में फ्रेश है, तो कितना ही टाइम लग जाएगा? 1.5 घंटे की क्लास का रिवीजन करने में 5 से 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो 10 मिनट इंटू 3, 25-30 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो जो आपका सोने का शेड्यूल है उससे आधे घंटे पहले आज के क्लास नोट्स खोल के रिवाइज करना है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिविजन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवीजन है, क्योंकि ये जो आज पढ़ा है अगर आपने आज ही रिवाइज किया तो ये ब्रेन के टेम्पररी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट हो जाता है। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल टाइप की रिवीजन होगी। ट्रेडिशनल रिवीजन मतलब इसमें आप अपने क्लास नोट्स को क्विक स्टडी करेंगे, रीडिंग करेंगे क्लास नोट्स की, और एक बार मन में रिव्यू करेंगे कि क्या मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए थे। बस ये एक क्विक रिव्यू वाली रिवीजन होती है डे 1 की। और जैसा मैंने कहा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी रिवीजन के दौरान क्या होगा? टेम्पररी मेमोरी से कंटेंट परमानेंट मेमोरी में जाता है। अंडरस्टूड? किसी को कोई डाउट इसमें? क्लियर है? फिर अगला नंबर क्या है? 4। तो इसका मतलब है सेकंड थिंग, डे 4 पे सेकंड रिवीजन। डे 4 पे क्या होगा? सेकंड रिवीजन होगी। इस सेकंड रिवीजन में क्या करना है? क्विक रीडिंग ऑफ क्लास नोट्स। तो इस पहले रिवीजन में तो केवल क्लास नोट्स रिव्यू किए थे, इसमें क्या करेंगे? क्लास नोट्स को रिव्यू करोगे, पहला काम। एंड दूसरा काम क्या? आपको ये इंश्योर करना है कि इस डे 4 वाली रिवीजन में आप उस टॉपिक के DPPs कंप्लीट कर लें। डे 4 की रिवीजन मीन्स DPPs कंप्लीट हो जाने चाहिए डे 4 तक। ठीक? इसमें कोई कठिनाई? तो डे 4 पे आपने क्लास नोट्स को रिव्यू किया, आपने DPPs कर लिए, ये हो गया डे 4। तो यहीं से आ रहा है ये 147 रूल। एंड थर्ड थिंग, तीसरी चीज आप क्या करेंगे? डे 7। डे 7 पे आप मोर प्रॉब्लम्स, उस टॉपिक के एडिशनल क्वेश्चंस कुछ करेंगे। जो भी ये टॉपिक जिनके DPPs आपने पहले किए थे, उन्हीं टॉपिक्स के और क्वेश्चंस आप करेंगे। आपके स्टडी मॉड्यूल्स में हर टॉपिक के क्वेश्चंस होते हैं, खूब सारे होते हैं, क्लासिफाइड भी होते हैं कि ये इस टॉपिक के क्वेश्चंस हैं। तो आइडेंटिफाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है कि कौन सा इस टॉपिक का क्वेश्चन है, मॉड्यूल में क्लासिफाई करके दे रखे हैं। तो आपको वहीं से उन क्वेश्चंस को पिक करना है और उनको सॉल्व करना है। तो ये हुआ डे 7। तो ये पहला एक हफ्ता है जो कि वेरी वेरी क्रूशल होता है किसी भी टॉपिक के रिटेंशन के लिए। अपने दिमाग में कोई भी टॉपिक जो आपने पढ़ा है उसको रिटेन अगर नहीं करते हैं तो आपकी सारी पढ़ाई लिखाई बेकार है। रिटेन ही नहीं हो रहा तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कमिंग हेयर। इतने गर्मी सर्दी बरसात में यहाँ आप लोग क्लास में आते हो, क्लास अटेंड करने में इतनी मेहनत करते हो, फिर टीचर्स की डांट सुनते हो, टीचर्स भी इतने खूंखार टाइप के हैं, तो इतनी डांट आप लोग सुनते हो, क्लास में आते हो गर्मी सर्दी बरसात में, और फिर जो पढ़ाया गया उसको रिटेन भी नहीं किया,
तो व्हाट इज़ द यूज़, क्या फ़ायदा? तो रिटेंशन के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीक होता है, और इस वीक में मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे क्या होता है? डे 1। ये क्रिटिकल है। इसके बाद ये टॉपिक आपको रिटेन्ड रहेगा ऑलमोस्ट, एंड आई से ऑलमोस्ट परमानेंटली। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था, कौन बच्चा था, आई थिंक वन ऑफ यू गाइस, कि सर जब आप पढ़ाते हैं ना उसके अगले दिन तो डीपीपी हो जाती है, लेकिन जब नए क्वेश्चंस देखता हूँ 1 महीने के बाद तो पता चलता है सब भूल चुका है। राइट? ये भी होता है। तो वो इसलिए होता है कि आप ये वाला प्रोसेस प्रॉपरली करते नहीं हैं। अगर ये प्रॉपरली करेंगे तो ये भूलने वाली बीमारी आपको नहीं होगी। बट हाउ मेनी ऑफ यू रियली डू समथिंग लाइक दिस? क्या आप लोग इसको कर रहे हो? मुझे बहुत सीरियस शक है कि आप नहीं कर रहे हो। राइट? नहीं करते हो ना? तो आज से ये करना शुरू कर दो, नहीं तो अध्यापक, टीचर्स, सब लोग बेसबॉल के बैट मंगवा रहे हैं, उससे आपकी धुनाई की जाएगी। क्या कहते हैं उसको? कंबल कुटाई। याद है ना कंबल कुटाई किसको कहते हैं? कि जिस व्यक्ति की कंबल कुटाई करनी हो उसके ऊपर कंबल फेंक दिया जाता है और फिर बेसबॉल बैट से धनाधन। तो ये करना शुरू कर दीजिए, चीज़ें आपको भूलेंगी नहीं। पर ये अपने आप में क्या सफिशिएंट है कि एक बार ये कर लिया तो फिर कभी नहीं भूलेगा? ऐसा भी नहीं है। आप इंसान हैं तो भूल फिर भी जाएंगे। इसलिए हर टॉपिक जो आपने इस प्रोसेस से कर चुके हो, प्लस ये जो मोर प्रॉब्लम्स की हैं आपने, उस टॉपिक के क्वेश्चंस कर लिए हैं, क्या हफ्ते 10 दिन में कोई चैप्टर के सारे क्वेश्चन तुम निपटा देते हो? पीडब्ल्यू के मॉड्यूल में तो बहुत भयानक भयानक क्वेश्चंस हैं, हर चैप्टर में 250-300 क्वेश्चन होते हैं, और सारे एक हफ्ते में आप कर लें ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो बहुत से क्वेश्चंस अभी भी आपके पास बचे हुए हैं। ये क्वेश्चंस आपकी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो कैसे? इस प्रोसेस को करने के बाद हर टॉपिक हैज़ टू बी, each topic has to be revised every month. Revision every month. हर महीने पास्ट में पढ़े हुए सारे टॉपिक्स का रिवीजन होना चाहिए। और वो रिवीजन कैसे होगा? क्लास नोट्स एंड मोर प्रॉब्लम्स। क्लास नोट्स का रिव्यू प्लस सॉल्विंग ऑफ एडिशनल प्रॉब्लम्स। अब ये कैसे किया जाएगा, इस पे बात करते हैं। शेड्यूलिंग क्लियर हो गई है आपको? फर्स्ट वीक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रूल है? 1 4 7, डे 1, डे 4, डे 7। ये कर लेने के बाद भूलने के चांसेस काफ़ी कम होंगे, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा बहुत तो भूलेगा। ना भूल पाए कभी, इसके लिए हर महीने टॉपिक्स का रिवीजन चाहिए। इज दैट क्लियर? अब ये हर महीने रिवीजन चाहिए, ये आप लोग खुद कैसे इसका पूरा प्लान बनाएंगे, इसका शेड्यूल कैसे बनाएंगे? मोस्टली ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कैसे? पीडब्ल्यू के सिस्टम में क्या किया जाता है, आपके बहुत सारे टेस्ट लिए जाते हैं। उन टेस्ट्स के लिए जब प्रिपेयर करोगे तो ये वाला काम अपने आप ही हो जाएगा। तो टेस्ट्स का डिज़ाइन ही ऐसे है कि आपके लगभग सारे टॉपिक हर महीने रिवाइज होते रहें। ये टेस्टिंग का प्लान इस तरह से किया हुआ है। आपको
इस प्लानिंग में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल सिस्टम में टेस्ट्स देते रहना है। टेस्ट के लिए जब प्रिपेयर करेंगे तो ये वाली रिविजन्स अपने आप हो जाएंगी। क्लियर है? तो ये तो शेड्यूलिंग हो गई, है ना। फिर बात करते हैं कि रिवीजन करनी कैसे है, हाउ टू रिवाइज। कैसे रिवाइज करते हो? कौन बता रहा है? तुम बताओ, कैसे रिवाइज करते हो? खड़े होके बताओ। क्लास नोट्स पढ़ता हूँ सर, उसके बाद जो PYQs दिए होते हैं और टॉपिक वाइज के उसके टॉपिक वाइज क्लास PYQs। नोट्स की रीडिंग करते हो, रीडिंग क्लास notes. Now, unfortunately, my friend, this is not revision, not good revision at least. ये अच्छी रिवीजन नहीं है। तो क्या करना है? बैठिए। क्लास नोट्स की रीडिंग इफेक्टिव रिवीजन नहीं होती है। कैसे करना होता है? इंस्टेड ऑफ रीडिंग क्लास नोट्स, you have to indulge in what's called active recall. आपको क्या करना है? एक्टिव रिकॉल करना है। एक्टिव रिकॉलिंग कैसे होती है? नोट्स, क्लास नोट्स की नोटबुक बंद कर दो, किताबें बंद कर दो और 2 ब्लैंक A4 साइज शीट्स लेके बैठ जाओ और उस टॉपिक का जितना कुछ आपको याद है, फॉर्मूले, डेफिनेशंस, डेरिवेशंस, सब कुछ उस पर लिखो। जिस टॉपिक को रिवाइज करना है उसका हर पॉइंट उन 2 शीट्स पर लिखो। स्पेंड सम टाइम डूइंग दैट, मे बी हाफ एन आवर, आधा घंटा उस टॉपिक के हर एस्पेक्ट को रिवाइज करने पे लगाओ। इन A4 साइज ब्लैंक शीट्स पर लिखो। लिख लिया? जितना आपको याद आया सब लिख दिया। फिर उसके बाद ये लिखा कौन से पेन से है? ब्लू कलर के पेन से लिखते हो, लिख लिया। फिर रेड पेन उठाओ। फिर क्या करो? रेड पेन उठाओ। नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल डू ए रेड पेन ऑडिट। क्या करेंगे? रेड पेन ऑडिट करेंगे। रेड पेन ऑडिट में अब क्या करना है? रेड पेन ले लिया, अब अपने क्लास नोट्स खोल लो और जो आपने नई इन शीट्स पर लिखा है उसमें चेक करो कि आपने क्या क्या डिटेल मिस की है, वो रेड पेन से लिख लो। जो गलत लिखा है उसको कट करके दोबारा लिख लो रेड पेन से। ये प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रेड पेन ऑडिट। सो what you will do is you will write everything you recall, जो कुछ भी recall कर पाते हो on 2 blank sheets। ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? रेड पेन ऑडिट। रेड पेन ऑडिट क्या है? जो आपने इन ब्लैंक शीट्स में लिखा है उसमें एडिशंस करोगे उन चीज़ों की जो आपने मिस की हैं और करेक्शंस करोगे जो आपने गलतियां की हैं। क्लियर हो गया? और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? फ्यू गुड प्रॉब्लम्स नए होने चाहिए। ये वो क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए जो पहले से किए हुए हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, कोई क्वेश्चन आपने पहले से कर रखा है तो वो तो दिमाग में होता है उसका हिंट। तो नए कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने हैं इस टॉपिक के। क्लियर हो गई बात? यू हैव टू ट्राई अ फ्यू गुड प्रॉब्लम्स फ्रॉम दैट टॉपिक। तो ये क्या हुआ है? एक्टिव रिकॉल। ये जो आप रिकॉल कर रहे हैं ये क्या है? एक्टिव रिकॉल है कि जब आपके सामने कोई रेफरेंस नहीं है, क्लास नोट्स नहीं है
किताब नहीं है, तब आप रिकॉल कर रहे हो, ठीक। एंड अगर ये वाला प्रोसेस आप हर महीने करते रहेंगे तो ये जो ब्लैंक शीट्स जिन पे आप लिख रहे थे उनका भी एक कलेक्शन हो जाएगा। कुछ महीने के बाद आपको ये एक्टिव रिकॉल करने की भी शायद ज़रूरत ना रहे, क्योंकि अब आप इन शीट्स को देख सकते हो। इन पे जो रेड कलर में लिखा हुआ है, हाईलाइटेड है, ये वो चीज़ें थी जो आप भूल रहे थे, अब इन पे फोकस करना है। एंड फिर अगेन वंस इन अ फ्यू मंथ्स ये एक्टिव रिकॉल वाला प्रोसेस करना है। इस सब से क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आपको एग्ज़ाम के दौरान इन चीज़ों को रिकॉल करना होगा तो आपको पहले से प्रैक्टिस है इन्हें रिकॉल करने की। तो एग्ज़ाम में अंडर प्रेशर, एग्ज़ाम में तो प्रेशर होता है, टाइम का प्रेशर होता है, एंजाइटी होती है, एग्ज़ाम प्रोड्यूसेस इट्स ओन एंजाइटी। तो एग्ज़ाम की एंजाइटी, एग्ज़ाम का प्रेशर, ये दोनों चीज़ें आपको उस समय परेशान कर रही होती हैं। तो उनके रहते आपको रिकॉल करने में आसानी होगी, क्योंकि ये रिकॉल करने की प्रैक्टिस आप पहले से करते आए हो। क्या मेरी ये बात सबको क्लियर हो गई है? तो ये रिवीजन करने के लिए एक क्या बनी है, इफेक्टिव स्ट्रैटेजी हुई है तैयार। अब क्या आप में से किसी के पास कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार? एनीवन विद अ क्वेश्चन? सर जैसे हमने एक टॉपिक पढ़ा और टॉपिक पढ़ने के बाद हमने उसकी डीपीपी अटेम्प्ट कर ली, एंड जैसे आपने बोला कि 7th डे पे आपको थोड़े और प्रॉब्लम्स करने हैं, करेक्ट। तो वो प्रॉब्लम्स जैसे हमने PYQ से सीधे उठानी है एंड करना है, बिकॉज उसमें नए जो टॉपिक्स हमने अभी नहीं पढ़े होते हैं वो भी थोड़े बहुत कवर्ड होते हैं। PYQ नहीं, जो क्लासिफाइड प्रॉब्लम्स है ना, टॉपिक वाइज क्लासिफाइड होती हैं। इन PYQs also they are classified only, but तो देन यू कैन ट्राई दोस। बट वो थोड़े आगे वाले उससे कुछ भी आगे नहीं का होती है। कॉन्सेप्ट उसमें आ So सकता what है, should तो we do? वो ठीक है, उसको उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टॉपिक वाइज जो क्लासिफाइड है उनको ट्राई करो, आप नहीं कर पाते हो डिस्कस विद द टीचर्स, करेक्ट। या रिवीजन के लिए वन शॉट वगैरह देख सकते हैं? रिवीजन के लिए रिवीजन के लिए वन शॉट देख सकते हैं? वन शॉट देखना या वीडियो लेक्चर्स देखना ये तब फ़ायदेमंद होता है जब आपको क्लास में वो टॉपिक ही समझ नहीं आया था, मतलब वही कि तब अगर तो topic वन शॉट लेक्चर्स देखने का फ़ायदा होता है। पर अदरवाइज वन शॉट लेक्चर्स जो होते हैं किसी भी चैप्टर के या टॉपिक के, दे आर वेरी लॉन्ग, तो ये तब यूज़फुल हो जाते हैं थोड़े बहुत जब आप सिलेबस ख़त्म कर चुके हो और एग्ज़ाम जो फाइनल आने वाला है उसकी फ़ाइनल तैयारी कर रहे हो, उस टाइम वन शॉट लेक्चर्स यूज़फुल होते हैं। लेकिन बीच में सेशन के दौरान जब आपके चैप्टर्स क्लास में चल रहे हैं उस टाइम पे आपको वन शॉट लेक्चर्स देखने के लिए टाइम मिलेगा नहीं। तो ड्यूरिंग दी सेशन नहीं, सिलेबस ख़त्म होने के बाद एक इफेक्टिव रिवीजन उसके लिए यूज़फुल है, पर ड्यूरिंग द सेशन नहीं, है ना। वन शॉट लेक्चर्स सिलेबस ख़त्म होने के बाद देख सकते हैं, तब यूज़फुल है। सर जितने 500 क्वेश्चन होते हैं तो 500 में से कितने क्वेश्चन करने होते हैं, मतलब सारे? 500 क्वेश्चंस मतलब कौन कौन से क्वेश्चन करने चाहिए और कौन से स्किप कर देने चाहिए? कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए? सारे करने चाहिए। मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो बहुत प्लान करके सोच समझ के दिए जाते हैं, तो मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। नाउ यू विल से कि मॉड्यूल में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, हमसे होते ही नहीं। तो देखो, मॉड्यूल के क्वेश्चंस चैप्टर ख़त्म होते ही आप 4 दिन में कर लोगे, ऐसा नहीं है। मॉड्यूल में जो कंटेंट दिया है, जो एक्सरसाइजेस दी हैं, असाइनमेंट्स दिए हैं, वो बहुत ही ओवरवेलमिंग हैं। दे आर मेंट टू ओवरवेलम यू, दे आर डिज़ाइंड टू ओवरवेलम यू।
वो ओवरवेल्म कर देगा आपको। वो सारा का सारा आप कर पाएँ ये पॉसिबल है, लेकिन बहुत रेयर लोगों के लिए। तो कोई बच्चा अगर छठी क्लास से जेई की तैयारी कर रहा है वो कर लेगा, पर जो बच्चे 11th क्लास में शुरू कर रहे हैं या ड्रॉप ईयर में पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि वो सारे मॉड्यूल क्वेश्चंस कर पाएँ। तो कुछ रेयर केसेस को छोड़ के आप चैप्टर ख़त्म होने के 4-6 दिन में या एक हफ्ते में सारे क्वेश्चंस कर लें, ये नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सारे क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर करने हैं ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। एक हफ्ते के अंदर जब आपने क्वेश्चंस ट्राई कर लिए, चैप्टर ख़त्म हुआ, विद इन अ वीक यू ट्राइड ऑल दी क्वेश्चंस, हो सकता है आप 60-70% या 80% क्वेश्चंस कर लो, 15-20% फिर रह जाएंगे। वो जो 15-20% क्वेश्चंस रह जाएंगे वो आपकी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो क्या है? लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। अब इनका आप क्या करेंगे? इनका आप करेंगे क्या? इन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ का एक इलाज तो ये हो सकता है कि ये तो मेरे डाउट है तो सर से पूछ लेंगे, सर बता देंगे, राइट? बट अगर सर से पूछ लोगे तो वो आपकी लर्निंग अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो जाती है। तो अभी जैसे आप लोग क्लास 11 में हो, आपके जेई एग्ज़ाम में 1.5 साल से ज़्यादा अभी बाकी है, तो बहुत टाइम आपके पास है। उस टाइम में उन बचे हुए क्वेश्चंस को बार बार अटेम्प्ट करते रहेंगे। मैंने बोला आपको हर महीने एक रिवीजन करनी होती है और उसमें हर रिवीजन में कुछ अच्छे क्वेश्चन करने होते हैं। उसमें कौन से क्वेश्चन करने होते हैं? यही वाले 20-25-30% क्वेश्चंस जो आपने पहले अटेम्प्ट में ट्राई किए थे पर हुए नहीं थे, इनको करिए दोबारा। पीछे पड़े रहोगे इन क्वेश्चंस के तो एक ना एक दिन हो जाते हैं। और जब ऐसे चैलेंजिंग वाले कुछ क्वेश्चंस आप कर लेते हो उसके बाद बाढ़ आ जाती है। फिर ये होता है कि अब इस चैप्टर के क्वेश्चंस का क्या करें? आन दो, जो आएगा कर लेंगे। तो ऐसा वाला कॉन्फिडेंस फिर आ जाता है। पर जब उस चैप्टर के कुछ बहुत डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस लड़ कर आप कर लेते हो, ठीक है? So this was our discussion for effective revision strategies. तो क्या what is the takeaway for this from this class? पहला टेकअवे क्या है बच्चों? कि 1-4-7 रूल। पहली रिवीजन डे 1, वो क्विक क्लास नोट्स का रिव्यू ऑन द डे द टॉपिक इज टॉट। दूसरा रिवीजन कब करना है? डे 4 पर। इसमें DPPs भी अटेम्प्ट करनी है और नोट्स का रिव्यू करना है। और 7th डे मोर प्रॉब्लम्स। पहले 7 दिन के इस प्रोसेस के बाद जब आप हर महीने टॉपिक को रिव्यू करेंगे, रिवाइज करेंगे, तब क्या करेंगे? तब आप एक्टिव रिकॉल वाला प्रोसेस करेंगे। ब्लैंक शीट पर सारे टॉपिक्स रिकॉल करेंगे मेमोरी से, फिर क्लास नोट्स और बुक से उसमें करेक्शंस करेंगे, एडिशंस करेंगे। करेक्ट? चैप्टर उसके बेसिक जैसे क्लास नोट्स हैं आपके, वो पूरे क्लास नोट्स ऐसे रिकॉल करने हैं इस तरीके से, है ना? तो क्लास नोट्स को आप रिकॉल करोगे, पूरा ब्लैंक शीट पर लिखोगे और जो चीज़ें मिसिंग होंगी वो क्लास नोट्स खोल के रेड पेन से लिखोगे। जो गलत लिखा है उसे काट के करेक्ट चीज़ रेड पेन से लिखोगे। दिस विल बी कॉल्ड योर रेड पेन ऑडिट। एंड ऑफ कोर्स जब हर महीने टॉपिक रिव्यू करोगे तो टेस्ट की तैयारी कर रहे होगे। वो टेस्ट की तैयारी में तो आपको एडिशनल क्वेश्चंस ट्राई करने ही करने हैं। ये प्रोसेस हर महीने आप करते रहिए। टेस्ट तो आते रहेंगे, उनकी रिवीजन, उनके रिव्यू करते रहिए, टेस्ट के लिए तैयारी करते रहिए। अपने आप टॉपिक्स रिवाइज होते रहेंगे। शेड्यूल बनाने की ज़रूरत आपको नहीं है, टेस्ट का शेड्यूल बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको
चलते चले जाना है। तो होगा क्या कि अगले 1.5 साल में, अब तो जब जैसे सिलेबस कंप्लीट होता चला जाएगा तो टेस्ट बहुत ज़्यादा होने लगेंगे। जब आपका 12th क्लास का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अगले साल, तो वो टिपिकली सितंबर अक्टूबर में हो जाता है। उसके बाद जेई मेंस आता है, फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी में, और सेकेंड अटेम्प्ट कब आता है? अप्रैल में। तो सितंबर के एंड में सिलेबस ख़त्म हुआ तो अक्टूबर से लेके और अप्रैल तक, और फिर जेई एडवांस्ड मई में होता है, तब तक हम कम से कम भी आपके 50 से 60 टेस्ट लेंगे। इतने टेस्ट होंगे तो इतनी ही रिविजन्स भी होंगी। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आप जब जेई देने जाएंगे, एक तो आपका एग्ज़ाम का डर निकल चुका होगा, क्योंकि एग्ज़ाम इतने सारे दे दिए, अब तो एक और आन दो। ठीक, तो टेस्ट का डर चला जाएगा और दूसरे रिवीजन इफेक्टिवली बहुत सारी हो जाती हैं। तो अच्छा स्टूडेंट वो है जो सिस्टम के साथ अपने आप को सिंक्रनाइज करके पढ़ाई कर सके। तो सिस्टम के साथ सिंक्रनाइज कीजिए पीडब्ल्यू के, और रिविजन्स इफेक्टिवली कीजिए। क्या प्रोसेस है? वो बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझा दिया है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो तरीका है नहीं है। 147 रूल समझ में आ गया आपको, ये भी समझ में आ गया कि उसके बाद मंथली रिवीजन होनी चाहिए। तो आप लोग ये सब करेंगे अब? तो जोश के साथ यस ना आया? हमने रिवीजन के लिए इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ डिस्कस कर ली हैं। अब आई एम श्योर आप लोग इन स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल करेंगे और अपने आप को एक इफ़ेक्टिव स्टूडेंट बनाएंगे। आने वाले महीनों में या 1-1.5 साल में जितना भी समय आपके जेई या नीट के लिए बाकी है, उसमें आप इस प्रोसेस को अपनाकर अपने आप को एक ज़्यादा इफ़ेक्टिव स्टूडेंट बनाएंगे। तो ऑल द बेस्ट, हमारी तरफ से बेस्ट विशेस आप सबको फॉर कंटिन्यूइंग योर जर्नी। अपनी जर्नी को कंटिन्यू कीजिए, जोश के साथ, मेहनत के साथ लगे रहिए। ऑल द बेस्ट टू यू। कोई भी टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि हम फर्दर डिस्कशंस करें, तो ऐसा टॉपिक आप कमेंट्स सेक्शन में मेंशन कर दें, हम उस टॉपिक के ऊपर और सेशंस कंडक्ट करके आपको अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू ऑल।